नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। स्वागत है आपका खबरें अब तक में। आज खबरें अब तक में बात करेंगे हमीरपुर में बड़े हादसे की, सपा नेता के घर में घुसकर हुई पिटाई की और दिल्ली के सियासी दंगल की, और आखिर में बात होगी लखनऊ में आंधी बारिश से मची तबाही की। लेकिन इन सभी खबरों को जानने से पहले चलिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। संगरूर में आपका दबदबा, फिरोजपुर में बीजेपी का पंजाब निकाय चुनाव के आए नतीजे। लखनऊ में आंधी का तांडव, चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर 3 शेड गिरा। यूपी में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 6 की मौत, 3 मजदूरों को बचाया गया। मऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 392 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत रद्द याचिका खारिज की। सीबीआई को ट्विशा केस में आरोपी सास गिरिबाला और पति समर्थ की 5-5 दिन की रिमांड मिली। बीजेपी के लोग टीएमसी कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में फंसा रहे, ममता बनर्जी का एक्स पर पोस्ट। महाराष्ट्र में जहरीली शराब का कहर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में 12 की मौत। सोने चांदी के भाव में जबरदस्त उठापटक, 1,56,999 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1,150 अंक टूटा, निफ्टी 350 अंक से ज्यादा टूटा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक ऐसा रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे सूबे को हिलाकर राख कर दिया है। बता दें कि विकास के बड़े बड़े दावों का हवाई रफ्तार और आंधी के एक ही झोंके में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 28 और 29 मई की वो काली रात जब लोग मीठी नींद में सो रहे थे, तभी हमीरपुर के बेतवा नदी की लहरों के ऊपर बन रहे एक मेगा बजट पुल का विशालकाय स्लैब मौत का काल बनकर टूट पड़ा। जी हां, चीख पुकार, धूल का गुबार और मलबे के नीचे दबी जिंदगी। मंजर ऐसा कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। इस भीषण और दर्दनाक हादसे में अब तक 6 श्रमिकों की जान गई है। वहीं उफनती नदी के बीचों बीच पुल के ऊंचे खंबे पर कई घंटों तक 3 मजदूरों की सांसें हवा में अटकी रहीं, जिन्हें मौत के मुंह से निकालने के लिए 7.5 घंटे तक जिंदगी और मौत की जंग चलती रही। दरअसल ललपुरा थाना क्षेत्र के मोराकंदर, परसनी और कुरारा में नाठी कंडौर गांवों को जोड़ने के लिए बेतवा नदी पर तकरीबन 900 मीटर लंबा एक पुल बन रहा था। गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में मौसम ने करवट बदली। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पुल का काम कर रहे बांदा और हमीरपुर के गरीब मजदूर दिन भर जी तोड़ मेहनत करने के बाद इसी निर्माणाधीन पुल के नीचे सो रहे थे। उनको क्या मालूम था कि जिस पुल पर वो अपने पसीने से सींच रहे हैं, जिस पुल को, वही एक दिन उनकी कब्र बन जाएगा। आपको बता दें कि तेज आंधी के बीच पुल के पिलर के ऊपर रखा भारी भरकम लॉन्च पैड अचानक भरभरा कर सीधे नीचे सो रहे मजदूरों पर आ गिरा। कंक्रीट के टनों वजनी मलबे के नीचे दबकर 6 मजदूरों ने तड़प तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही हमीरपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार वर्मा, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अमला भारी दल बल के साथ मौके पर दौड़ा। आनन फानन में एसडीआरएफ को बुलाया गया। रात के अंधेरे और उफनते मौसम के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आपको बता दें कि सबसे खौफनाक मंजर तो पुल के खंबे पर था, जहां अवधेश निषाद, कल्लू यादव और राजेश निषाद नाम के 3 मजदूर खतरनाक तरीके से ऊपर फंसे रह गए थे। नीचे मौत का मलबा था और ऊपर जिंदगी की भीख मांगते ये 3 बेबस मजदूर। करीब 7.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने क्रेन और आधुनिक उपकरणों की मदद से इन तीनों को सुरक्षित नीचे उतारा। प्रशासन ने मलबे को हटाकर सभी 6 शवों को बाहर निकाला। वहीं इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले सभी मृतक बेहद गरीब परिवारों के थे, जो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए यहां मजदूरी कर रहे थे, जिसमें से 22 वर्षीय लोकेंद्र पुत्र राधेश्याम निषाद निवासी चिल्ला बांदा, 19 वर्षीय कुलदीप निषाद पुत्र प्रेमचंद निवासी चिल्ला बांदा,
28 वर्षीय सावंत यादव निवासी भूरागढ़ बांदा, 30 वर्षीय सभाजीत निवासी भूरागढ़ बांदा, 34 वर्षीय पुष्पेंद्र सिंह चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी स्वासा खुर्द हमीरपुर, 42 वर्षीय राजेश पाल पुत्र सभाजीत निवासी अचपुरा हमीरपुर। वहीं इस हादसे ने उत्तर प्रदेश के निर्माण महकमे और ठेकेदारी प्रथा के काले सच को उजागर कर दिया है। सवाल उठाना लाजमी है और ये सवाल बेहद तीखे हैं। सबसे पहला सवाल कि लॉन्च पैड कसना कैसे भूल गए। दरअसल शुरुआती जांच में जो सच सामने आया है वो होश उड़ाने वाला है। बताया जा रहा है कि पुल की कोठी के ऊपर लॉन्च पैड रखने के बाद ठेकेदार और इंजीनियर उसे तकनीकी तौर पर लॉन्च यानी कि कसना भूल गए। सिर्फ आंधी को दोष देकर क्या कार्यदायी संस्था अपना खाल बचा सकती है। दरअसल दूसरा सवाल घटिया निर्माण सामग्री खेल का है। लगभग 62 से 90 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से बन रहा ये पुल क्या इतना कमजोर था कि 70-80 किलोमीटर की रफ्तार वाली आंधी भी इसे झेल नहीं पाई। क्या सीमेंट, मोरंग और सरिये के खेल में कमीशन खोरी का सीमेंट मिलाया गया था। तीसरा सवाल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। जी हां, जब इतना बड़ा और भारी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मजदूरों को पुल के ठीक नीचे सोने की इजाजत किसने दी। क्या कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों की धज्जियां सिर्फ इसलिए उड़ाई गई क्योंकि मरने वाले गरीब मजदूर थे। चौथा सवाल, जिम्मेदार कंपनी पर कब होगी सख्त कार्रवाई। दरअसल कानपुर की विजय सिंह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस पुल का निर्माण करा रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह सहित स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी ने 6 गरीबों की जान ले ली। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और पीड़ितों को 2-2 करोड़ रुपए देने की मांग की है। आपको बता दें कि कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो चंदौली, महाराजगंज, बिजनौर और 2018 में वाराणसी फ्लाईओवर हादसा जिसमें 18 जानें गई थी, वो चीख कर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम और निजी ठेकेदारों की जुगलबंदी में कहीं ना कहीं बड़ा जोर तो जरूर है। यूपी में पिछले 8 सालों में हुए पुल हादसों को भी देखें तो वो भी आप समझिए कैसे हुए। 19 मार्च 2026 चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का स्लैब नीचे गिर गया। घटना में किसी की जान नहीं गई। 29 अप्रैल 2025 महाराजगंज में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। अप्रैल 2025 बिजनौर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के 2 बड़े गार्डर अचानक गिर गए। इस घटना में किसी की जान नहीं गई। 15 मई 2018 वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास बन रहे फ्लाईओवर के 2 भारी कंक्रीट स्लैब नीचे गिर गए। मलबे में बस, कारें, ऑटो दब गए। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका संज्ञान लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए इस घटना को हृदय विदारक बताया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया गया। स्थानीय राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद, जिनके प्रयासों से 26 गांवों की तकदीर बदलने के लिए ये पुल स्वीकृत हुआ था, खुद मौके पर रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं हादसे को लेकर पुलिस अधीक्षक और डीएम अभिषेक गोयल का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। आज मोराकंदर गांव के पास एक सेतु निगम द्वारा कुरारा कंडौर परसानी मार्ग पे एक सेतु का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें 2 विलेज रोड्स को जोड़ा जा रहा था। कल रात को शाम को एक एडवाइजरी प्रसारित की गई थी आईएमडी द्वारा और प्रशासन द्वारा भी, जिसमें हमीरपुर के लिए तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जताई गई थी। इसके लिए हमारे द्वारा सभी जगह अवगत करा दिया गया था। सभी गाँव में डुग्गी वगैरह भी बिठवा दी गई थी। परंतु जो सुबह हमें जानकारी मिली, यहाँ पर जो ये सेतु बन रहा था इसमें कुछ एक सेक्शन गिर गया था रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में जो हमें सूचना मिली। इस सेक्शन के ऊपर कुछ कर्मचारी थे, कुछ लेबर थे जो काम कर रहे थे। उसमें से कुछ लेबर जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है, उसमें से कुछ लेबर बरसात से बचने के लिए नीचे एक हाइड्रा मशीन थी उसके छांव में थे और एक सेक्शन गिर जाने की वजह से उस समय उन पर गिर गया ये, और 6 लोग की दबने के हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 3 लोग उसी जो सेक्शन गिरा था उसी में फंस गए थे बीच में। आज अभी तकरीबन 8:30 बजे जो 3 लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है
रात को ही एसडीआरएफ पहुंच गई थी यहाँ पर और पूरी पुलिस बल और प्रशासन भी तैनात था। जो 6 लोग हैं उसमें से 2 की बॉडीज को निकाल लिया गया है। अभी बाकी का ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी यहाँ पर मल्टीपल क्रेन्स मौजूद है, मल्टीपल जेसीबी और पोकलैंड भी अभी मौजूद है। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताए क्या है, लेकिन जैसे कि कल एडवाइजरी जारी की गई थी और कल जो है जो पानी बहुत बरस रहा था और विंड्स और जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उसकी वजह से जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आ रही है कुछ इस प्रकार है कि शायद उस वजह से हुआ हो, परंतु विस्तृत रूप से जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है कि भ्रष्टाचार अनियमितता से जुड़ा हुआ समझ में आ रहा है, तो क्या सर इसमें एफआईआर के आदेश भी आगे हो सकते हैं? देखिए, अभी पहले हमारी मुख्य रूप से प्राथमिकता है कि जो लोग यहाँ पर फंसे थे उनको निकलवाना और जो नीचे दबे हैं उनको बाहर निकलवा के, और उसके बाद जैसा भी जो जांच उपरांत और जो भी हमारे जांच के बाद जो बात तथ्य सामने आते हैं उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है ये पुल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं था, बल्कि हमीरपुर और बांदा के बीहड़ों में बसे तकरीबन 26 गांवों के लाखों ग्रामीणों की उम्मीद की डोर थी। इस पुल के बनने से मिर्जापुर झांसी हाईवे की 32 किलोमीटर की लंबी थकाऊ दूरी कम होने वाली थी। ये पुल अगले साल दिसंबर में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही की सांधी ने विकास के पहियों को कई साल पीछे धकेल दिया। अब देखना यह होगा कि इस दर्दनाक हादसे के बाद क्या वाकई उन बड़ी रसूखदार ठेकेदार और गैर जिम्मेदार इंजीनियरों पर कोई ठोस कानूनी हंटर चलेगा, या फिर हमेशा की तरह कुछ छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके फाइल पर मलबे की तरह धूल डाल दी जाएगी। आज उन 6 परिवारों के घरों में मातम पसरा है जिनके कमाऊ पूत इस सिस्टम जनित हादसे की भेंट चढ़ गए। खैर, बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सियासत और गुंडागर्दी के कॉकटेल ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है जिसने सूबे की कानून व्यवस्था और राजनीतिक शुचिता के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल के घर के भीतर जो कुछ भी हुआ उसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। सरेआम एक महिला नेता को उनके ही घर में घुसकर बालों से पकड़कर घसीटा गया, लात घूसों से अधमरा होने तक भी पीटा गया और बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए उनके सिर पर भारी भरकम टेबल दे मारी। जब इस बर्बरता का रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। इस खूनी खेल के बाद जहां गार्गी सिंह अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही हैं, वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके पीडीए के नारे पर ऐसा करारा सियासी चाबुक चलाया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में भूचाल ला दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दरअसल ये पूरी खौफनाक दास्तान चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मड़िया पड़ाव गांव की है, जहां सपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल पिछले 15 सालों से वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के पूर्व ज्येष्ठ उप प्रमुख और सपा नेता प्यारेलाल यादव के साथ पार्टनरशिप में जमीन का कारोबार करती हैं। वहीं 28 मई की सुबह जमीन के किसी सिलसिले और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद को लेकर प्यारेलाल यादव गार्गी पटेल के घर आए थे। वे गार्गी को किसी काम से अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच इस कारोबारी रिश्ते और कथित अनैतिक संबंधों की खुन्नस में प्यारेलाल के पीछे उनके परिवार के अन्य सदस्य भी वहां धमक पड़े। हमलावरों ने आते ही गार्गी सिंह के घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, प्यारेलाल की पत्नी उर्मिला, बेटी मोनी, डाली और 2 बेटे अमित और मनोज यादव गार्गी पटेल पर भूखे भेड़ियों की तरीके से टूट पड़े। बीच बचाव करने आए प्यारेलाल को भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 2 युवक और महिलाएं मिलकर गार्गी पटेल के बाल नोच रहे हैं, उन्हें जमीन पर पटककर लात घूसों और लाठी डंडों से पीट रहे हैं। हद तो तब हो गई जब हमलावरों ने कमरे में रखी भारी टेबल उठाकर गार्गी के सिर पर दे मारी। गार्गी को तब तक बेरहमी से पीटा गया जब तक कि वो लहूलुहान होकर बेहोश नहीं हो गई। जब गार्गी की बेटी और अन्य महिला बचाने आई तो गुंडों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और वो अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। 5 मिनट तक चले इस खूनी खेल के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
वहीं इस वारदात के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए एक के बाद एक तीखे सियासी तीर छोड़ डाले। राजभर ने इस घटना की तुलना सीधे महाभारत के द्रौपदी चिरहरण से कर दी। उन्होंने कहा, जैसे दुर्योधन के दरबार में द्रौपदी का अपमान हो रहा था और बड़े बड़े महारथी चुप बैठे थे, आज समाजवादी पार्टी में भी वही दृश्य है। अखिलेश यादव जी, याद रखिएगा, आप लोगों का हश्र भी कौरवों जैसा ही होगा। राजभर ने बेहद आक्रामक अंदाज में आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ यादववादी गुंडों की पार्टी बनकर रह गई। यहाँ गैर यादव पिछड़ों और दलितों को सिर्फ गाली गलौज, मारपीट और अपमान ही मिलता है। इतना ही नहीं, मंत्री ने तंज कसते हुए पूछा कि जब पिछड़ा समाज ही एक बेटी को चार लोग मिलकर सरेआम घसीट कर पीट रहे हैं, तब ये लाल टोपी गैंग तमाशा क्यों देख रहा है? ट्विटर, एसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने वाले नेताजी को अब थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए। वहीं घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। सूचना मिलते ही डायल 112 और जलीलपुर चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। बेहोश गार्गी सिंह को एम्बुलेंस से तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में गार्गी सिंह पटेल के भाई की तहरीर पर पुलिस ने वाराणसी सूजाबाद निवासी उर्मिला यादव, अमित यादव, मनोज यादव, मोनी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गार्गी सिंह ने अपनी तहरीर में एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया। जी हां, गार्गी ने बताया कि कुछ दिन पहले ही पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग के दौरान सपा नेता सिद्धांत जायसवाल ने उन्हें काटकर फिकवाने की खुलेआम धमकी दी थी। गार्गी का आरोप है कि इसी साजिश और धमकी के तहत उन पर जानलेवा हमला करवाया गया है। सुनिए। गार्गी जी, आप जिला अस्पताल में एडमिट हैं, आपके साथ क्या वाकया हुआ है, पूरी बात बताएं। सुबह मैं सोई थी, जैसे ही तो मुझे फ़ोन आया मेरे बिजनेस पार्टनर ने, चलना है। एक ज़मीन थी हमारी अपनी खुद की, उसी को रास्ता के लेकर के वहाँ के मोहम्मदपुर के प्रधान से मिलने जाना था। तो वो आए, एक्चुअली जैसे ही वो बैठे तो लगे बताने कि हमारे घर में ऐसे ऐसे फलाने लोगों ने इस तरह विवाद किया। एक्चुअली कुछ दिन पहले सिद्धांत जायसवाल जो हमारे पार्टी के हैं, उन्होंने मुझे पार्टी के रैली पे कहा था, मजाक करके हमें ही काटा, और उन्होंने ही मेरे बिजनेस पार्टनर के घर पे जा कर के कहें कि वो बहुत गंदी महिला है और वो मतलब कुछ गलत काम करती है और आपके पिता जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए आप लोग हमारे हैं, उनको सपोर्ट ना करें। मतलब उनके घर के लोगों को भड़काया। तो ये बात मुझे पता थी और उनके घर के वालों ने मेरे बिजनेस पार्टनर जो है उनको मतलब टॉर्चर किया जा रहा था कि आप उनको बिजनेस पार्टनर से हटा दें। तो एक्चुअली मेरे कई ज़मीनों में लमसम 1 करोड़ 12 लाख लगभग हमने लगाए। अब ये लोग की नीयत थी उस पैसे की हड़पने की, कि इसी बहाने आरोप लगा के बदनाम करके पैसे को हड़प लिया जाए। उसमें एक और भी लड़का है जो भारतीय जनता पार्टी का है, विजय से, वो पूरी मुखबिरी करता था, टोटल सब मुखबिरी करके और उनके बेटों को बताता था कि कब कहाँ ज़मीन पे जा रहे हैं, किस ज़मीन पे क्या है, मतलब सब कुछ बताता था और कन्फ्यूजन क्रिएट करके इस वारदात को प्री प्लानिंग, इसमें दल के भी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग मिल करके जानबूझकर अचानक तरह आए हमारे गेट पे। ये लोग मेरी बेटी गेट खोली तो आते ही लोग वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, आइए बैठिए आप लोग। तो वो लोग मेरी बच्ची को गाली देना स्टार्ट कर दिए। तो मेरी बेटी उसका रिप्लाई कर रही थी कुछ भी, मतलब कि ऐसे गलत मत करिए मेरी मम्मी, ठीक है। आप लोग उसी में उनका बेटा जो अमित यादव है और मनोज यादव, ये दोनों हमारी बेटी को मारने लगे। मैं उसी में बचाने लगी
और बचाने में मुझे बाल पकड़ के घसीट के मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा गया। एक्चुअली लात, मुक्का, खुरचा और जो टेबल होते हैं पढ़ाई करने वाले, ऐसे पड़े थे मेरे हॉल में। उस टेबल को उठा के जो लोहे की उसकी रॉड होती है उससे बहुत मारा उन्होंने, बहुत मारा। मैं पूछ रही हूँ कि बैठ के बात करिए, बात क्या हो गई भाई, बैठ के बात करिए, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुझे इतना मारा कि एकदम मुझे मरा करके छोड़े। जब मैं बेहोश हो गई तब छोड़े, तब तक मेरे गांव के लोग आए ऐसे ही। फिर उसके बाद मुझे उठा के बेड पे सुलाए। उसके बाद तो अब क्या चाहती हैं आप लोग? उनकी वाइफ, बेटी सब थी। हाँ, सबने मारा है। मेरे यहाँ ऑलरेडी हर कमरे में CCTV कैमरे लगे हैं, पूरी वॉइस सहित मेरे कैमरे में सब रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक्चुअली मैंने भी अभी घर से मतलब अभी रिकॉर्डिंग मेरी वीडियो आपको उपलब्ध कर देगी चाहेंगे तो। हाँ, अभी आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया है क्या? एक्चुअली मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरे तीनों बच्चे नाबालिग हैं। मुझे ही देख के सब रो रहे थे, बेचारे परेशान थे, गांव की भीड़। तो मुझे दवा, उन लोग को लगा कि पहले दवा की ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट इनको, और मेडिकल अभी तो मेरी बहन वगैरह सब लोग आई हैं, तो मुझे हम गांव के लोगों ने हम हॉस्पिटल में लाया। क्या चाहती हैं? अब इसके बाद जो भी होगी एप्लीकेशन लिखा जा रहा है। मेरा भाई चाहे मेरी बहन लेकर थाने पे जाऊँगी। मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि इस गवर्नमेंट में इस तरह के लोग एक महिला के ऊपर साजिशन इस तरह अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह मार पीट रहे हैं। मैं कानून सरकार से मैं यही चाहती हूँ, खास तौर पर मैं SP साहब चंदौली से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें सज़ा देने का काम करें। वहीं सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर सपा नेता सिद्धांत जायसवाल समेत 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। सुनिए। पार्टी की महिला सभा के जिलाध्यक्ष के साथ घर में घुसकर मारपीट की वारदात हुई है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? कल दोपहर के समय में थाना मुगलसराय को ये सूचना प्राप्त हुई कि ऐसे घटना हुआ गया है, तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है एवं पीड़िता को हॉस्पिटल के उपचार हेतु भेजा गया है। इसमें ये सामने आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की महिला सभा जिलाध्यक्ष को जो विपक्षी है, जो बनारस में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी का जो सदस्य है, उनके द्वारा ये घटना किया गया है और जिसमें से प्राप्त तहरीर पर कुल 5 लोग नामजद है। वजह क्या बताई जा रही है? पीड़िता द्वारा ये बताया जा रही है कि कारोबार को लेकर के इन दोनों के बीच में कुछ इशू चल रहा था और उसी को लेकर के मारपीट हुआ। अन्य जितने भी सामने तथ्य आ रहे हैं उसके बारे में गहराई से जांच किया जा रहा है और इसमें आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं सपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर से कारोबारी विवाद बताते हुए कहा कि पार्टी मामले की जांच कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करेगी। देखा जाए तो चंदौली की इस खौफनाक वारदात ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के रसूखदार महिला पदाधिकारी ही अपने घरों के भीतर महफूज नहीं है, तब उन्हें उनके घरों में घुसकर अधमरा किया जा रहा है, तो फिर आम जनता और आम महिलाओं की सुरक्षा का आखिर होगा क्या? कुछ दिन पहले अमेठी में सपा विधायक महाराजी प्रजापति के आवास पर हंगामा हुआ और अब चंदौली में ये जानलेवा हमला। ये घटना चीख चीख कर गवाही दे रही है कि सत्ता और संगठन की धौंस में चूर रसूखदार लोग किस कदर कानून को अपनी जेब में रखकर घूम रहे हैं। क्या जमीन के कारोबार और आपसी लेन देन का विवाद इतना बड़ा हो गया कि एक महिला की अस्मिता और उसकी जान को दांव पर लगा दिया गया? अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस इन रसूखदार सपाई गुंडों और धमकी देने वाले नेताओं को कब तक सलाखों के पीछे भेजती है, या फिर ये मामला भी राजनीतिक दिखावट की भेंट चढ़कर फाइलों में दफन हो जाएगा। खैर, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। बेंगलुरु से शुरू हुआ सत्ता परिवर्तन का हाई वोल्टेज ड्रामा अब दिल्ली के सियासी गलियारों में पूरी तरीके से गर्मा चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद ही कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज शुक्रवार सुबह दिल्ली में डेरा डाल लिया है।
सिद्धरामैया ने सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, लेकिन ये कोई सामान्य शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी। ये था सिद्धरामैया का वो शक्ति प्रदर्शन जिसने उन्हें मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खेमे में खलबली मचाने के लिए पर्याप्त बना दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत को इस्तीफा सौंपकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने सिद्धरामैया ने साफ कर दिया है कि भले ही उन्होंने कुर्सी छोड़ दी हो, लेकिन कर्नाटक की सियासत का रिमोट कंट्रोल तो अभी भी उन्हीं के हाथ में ही रहेगा। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दिल्ली में मुलाकातों का दौर कितना गर्मा गर्म रहा होगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने सिद्धरामैया को गले लगाकर उनका स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सिद्धरामैया के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें पुचकारते हुए नजर आए। दरअसल हाईकमान सिद्धरामैया को राज्यसभा के रास्ते दिल्ली लाकर राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका सौंपना चाहता था, लेकिन कर्नाटक के सुल्तान ने दिल्ली का ये शाही ऑफर सीधे ठुकरा दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया कि ना राज्यसभा जाऊंगा, ना दिल्ली जाऊंगा, रहूंगा तो सिर्फ कर्नाटक में। वहीं दिल्ली पहुंचे सिद्धरामैया ने राहुल गांधी के साथ तकरीबन 1 घंटे तक चली बंद कमरे की बैठक में अपनी वफादारी का इनाम मांगते हुए मांगों की एक लंबी लिस्ट थमा दी। सूत्रों की माने तो एक लिस्ट में नई कैबिनेट के गठन से लेकर राज्यसभा और विधान परिषद उम्मीदवारों के लिए उनके चहेतों के नाम शामिल हैं। वहीं इस पूरी मुलाकात का सबसे बड़ा आकर्षण रहे सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतींद्र सिद्धरामैया, जो बैठक में अपने पिता के साथ ही मौजूद थे। सिद्धरामैया ने राहुल गांधी के सामने साफ कर दिया कि डीके शिव कुमार के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में उनके बेटे यतींद्र को बेहद मजबूत और रसूखदार मंत्रालय मिलना चाहिए। सिद्धरामैया ने अपने बेटे के लिए जिन विभागों की डिमांड की है उसमें शामिल हैं चिकित्सा, शिक्षा और पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, जल संसाधन विभाग। इतना ही नहीं, सिद्धरामैया ने अपने करीबी समर्थकों और विधायकों को भी नई कैबिनेट में अहम जगह देने की मुख्यमंत्री पद पर अपने गुट के नेताओं को सेट करने का पूरा दबाव बना दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक की नई सरकार में सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि डिप्टी सीएम की कुर्सी के लिए भी घमासान मचा है। पार्टी के भीतर संतुलन साधने के लिए इस बार 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला चर्चा में है। एससी वर्ग से जी परमेश्वर या मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे का नाम रेस में सबसे आगे है। एसटी वर्ग से सतीश जारकीहोली का नाम मजबूती से उछल रहा है। लिंगायत समाज से कद्दावर नेता एमबी पाटिल दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं जैसे ही सिद्धरामैया की लिस्ट की खबर बाहर आई, कर्नाटक कांग्रेस के काफी कद्दावर नेताओं के सब्र का बांध टूट गया। एमएलसी नागराज यादव ने सीधे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिख दिया। उन्होंने 2 टूक मांग की कि क्या उन्हें नई सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाए या फिर सीधे राज्यसभा भेजा जाए। वहीं कोलार जिले के कई विधायक और एमएलसी दिल्ली में खड़गे के आवास पर पहुंच गए हैं। इन विधायकों की साफ मांग है कि नई कैबिनेट में कोलार जिले को नजरअंदाज किया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। उन्हें हर हाल में प्रतिनिधित्व चाहिए। दूसरी तरफ कर्नाटक में चल रहे सुचारू सत्ता हस्तांतरण को देखकर विपक्षी गठबंधन के नेता भी हैरान हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सिद्धरामैया की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, भारतीय राजनीति में ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिलता है। नेता आमतौर पर अपनी कुर्सी से चिपक जाते हैं, लेकिन सिद्धरामैया ने पार्टी के आदेश पर गरिमापूर्ण तरीके से पद छोड़ दिया। मेरी नजर में उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। वहीं बैठक के बाद बाहर निकलने के बाद कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि राहुल गांधी और सिद्धरामैया की मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी हंगामे के हो जाएगा, तो सुरजेवाला ने कहा कि बिल्कुल, राज्य में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण में कोई बाधा नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली में भले ही सिद्धरामैया ने अपनी शर्तें रख दी, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। डीके शिव कुमार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो केवीसी वेणुगोपाल और हाईकमान के साथ अलग से बैठक कर सरकार गठन पर अंतिम मुहर लगवाएंगे। शनिवार को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाए जाने की संभावना है, जहां आधिकारिक तौर पर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान सिद्धरामैया की इन भारी भरकम मांगों को किस हद तक पूरा किया जाता है और होने वाले सीएम डीके शिव कुमार अपने नए अंदाज को कांटों का ताज बनाने से कैसे बचाते हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश में देर रात आंधी बारिश ने जहां पूरे सूबे में तबाही मचाई, वहीं राजधानी लखनऊ का ऐतिहासिक चारबाग रेलवे स्टेशन भी कुदरती और प्रशासनिक लापरवाही के तांडव से दहल उठा।
शुक्रवार सुबह तकरीबन 8 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उस वक्त मौत का सन्नाटा खिंच गया जब एक विशालकाय टीन का शेड लगभग 60 से 70 फीट लंबा एक हिस्सा अचानक ताश के पत्तों की तरीके से ढह गया। इस पूरे भीषण हादसे में वहां ड्यूटी पर तैनात टीटीई समेत यात्री मलबे के नीचे दब गए। घटना के बाद स्टेशन पर भगदड़ और चीख पुकार भी मची। गनीमत रही कि हादसे होने से ठीक पहले एक इंटरसिटी एक्सप्रेस वहां से रवाना हुई थी, जिससे हजारों यात्रियों की जान बाल बाल बच गई, वरना मौतों का तांडव और आंकड़ा खौफनाक होता। चश्मदीदों के मुताबिक 28 और 29 मई की दरमियानी रात को आई तेज आंधी और बारिश के बाद सुबह के वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आवाजाही सामान्य थी। सुबह 8 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से खुली थी। वहीं पर अचानक एक जोरदार कड़कड़ाहट की आवाज हुई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही पिलर से उखड़कर टीन शेड का एक भारी भरकम हिस्सा नीचे आ गिरा। इस हादसे से मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे टीटी भूपेंद्र सिंह और 2 यात्री इस हादसे की चपेट में आ गए। तीनों टीन शेड के भारी भरकम मलबे में नीचे बुरी तरीके से दब गए। इसी दौरान हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस भी उसी प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, जिससे हादसे को देखते हुए सूझबूझ के साथ इमरजेंसी ब्रेक लगाकर स्तर से पहले ही रुकवा दिया गया, जिससे एक और बड़ा रेल हादसा टल गया। वहीं हादसे के फौरन बाद रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीमें दौड़कर मौके पर पहुंची। मलबे के नीचे दबे यात्रियों को निकालने के लिए पुलिसकर्मियों और आरपीएफ के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। लोहे के भारी भरकम टीन शेड को हाथों से उठाकर तीनों घायलों को बाहर निकाला गया। वहीं हादसे में घायल टीटीई भूपेंद्र सिंह के दोनों पैर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। रेलवे प्रशासन ने एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को तत्काल चारबाग से 3 किलोमीटर दूर स्थित अजंता अस्पताल और सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। वहीं हादसे की खबर मिलते ही डीआरएम सुनील कुमार और सीनियर डीआरएम आनंद फानन में अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि इस हादसे में उत्तर प्रदेश के रेल विकास और यात्री सुरक्षा के दावों की पोल भी खोलती है। शुरुआती जांच में जो सच सामने आया है वो सीधे तौर पर रेलवे और निर्माण करारी संस्था की घोर लापरवाही को उजागर करता है। दरअसल चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस समय स्टेशन पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत रेल भूमि विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। इस स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए एयर कॉनकोर्स का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए टीन शेड सपोर्ट को हटाया गया था। सूत्रों के मुताबिक जिन पिलर्स और रेलिंग के सारे के भारी भरकम टीन शेड कसे हुए थे, ठेकेदारों ने रेनोवेशन के चक्कर में उसे कई जगहों से खोलकर ढीला छोड़ दिया था। जहां रात में आई 70-80 किलोमीटर की रफ्तार वाली आंधी ने इसे कमजोर हो चुके ऊंचे ढांचे को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। सुबह जब वो भराकर गिरा तो ऐसे में सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि जब प्रशासन को पता था कि टीन शेड का सपोर्ट हटा दिया गया है और आंधी के कारण ढांचा बेहद संवेदनशील हो चुका होगा, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 5 को बंद क्यों नहीं किया गया था? वहां ट्रेनों की आवाजाही और यात्रियों की एंट्री क्यों जारी रही? क्या रेलवे स्टेशन की बड़ी लापरवाही किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थी? आपको बता दें कि चारबाग का यह हादसा कोई इकलौता नहीं है। इससे पहले भी लखनऊ जंक्शन की छत पर एक बड़ा हादसा हो चुका है। बार बार हो रहे इन हादसों से साफ है कि विकास के बड़े बड़े विज्ञापनों के बीच धरातल पर मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि घायलों को अपाहिज बनाने वाले इस लापरवाह सिस्टम के असली गुनहगार कब और क्या कार्यवाही इन पर होती है। देखा जाए तो चाहे हमीरपुर में ढहा वो बेतवा नदी का पुल हो या फिर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर गिरा वो भारी भरकम टीन शेड, यह हादसे सिर्फ कुदरती आंधी तूफान की वजह से नहीं हुए, बल्कि ये हादसा लापरवाही और गैर जिम्मेदार सिस्टम का नतीजा भी है, जो आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ करने में जुटा है। जब तक हादसों की फाइलें मलबे के नीचे दफन होती रहेंगी, तब तक बेकसूर लोग यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे। अब देखना यही है कि क्या इस सिस्टम के असली गुनहगारों पर कोई कड़ा हंटर चलेगा या फिर नहीं। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।